नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी से संबंधित प्रथम पार्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू यानी इंडियन इकोनॉमी का मेन फीचर से संबंधित पहला वीडियो टॉपिक वाइज प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में स्वतंत्र भारत की सरकार ने 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति के द्वारा स्वीकार किया। स्वतंत्र भारत का पहला औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया और इसी औद्योगिक नीति के द्वारा भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। प्रश्न संख्या 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? ए अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, सी अमीर एवं गरीब का सहअस्तित्व, डी छोटे और बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व। तो इसका सही उत्तर है बी सरकारी यानी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सरकारी यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी यानी प्राइवेट क्षेत्र दोनों को आर्थिक क्रियाएं और दोनों को उत्पादक क्रियाएं करने का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे देशों में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मौजूद होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? ए पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी विकसित राष्ट्र के रूप में, सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, डी अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। इसका सही उत्तर है सी विकासशील राष्ट्र यानी डेवलपिंग कंट्री के रूप में भारत की गणना होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दृष्टि से। और विकासशील देशों का दुनिया में एक संगठन है जिसको G15 यानी ग्रुप 15 का देश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP में सबसे अधिक योगदान करता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है सी तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर, जिसको कि हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। वो भारत के GNP में सबसे अधिक योगदान वर्तमान में कर रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ए मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है, डी ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। इसका सही उत्तर है डी ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था वैसे देशों की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जो देश अपना एक्सपोर्ट यानी निर्यात और आयात यानी इंपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर लेता है, यानी उसका कोई भी विदेशी व्यापार नहीं होता है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ए 48%, बी 50%, सी 54%, डी 64%। तो इसका सही उत्तर है सी 54%। भारत के कुल कार्यरत जनसंख्या का यानी कार्यशील जनसंख्या का लगभग 54% वर्तमान में कृषि और उससे संबंधित कार्यों में लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? ए तकनीकी, बी चक्रीय, सी घर्षणात्मक, डी संरचनात्मक। तो इसका सही उत्तर है डी संरचनात्मक। यानी भारत में जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है और भारत में जो जब से ज़्यादा जो लोग बेरोजगार हैं वो बेरोजगारी संरचनात्मक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं होने के कारण हुआ है। नतीजा देश का औद्योगिक विकास और आर्थिक जो है व्यापारिक विकास कम हो चुका है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी NSSO, डी UNO। तो इसका सही उत्तर है सी
NSSO भारत सरकार का एक संगठन है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यही भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा को एकत्रित करता है और प्रकाशित करता है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ए ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी संरचनात्मक बेरोजगारी, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी इनमें से सही सभी। भारत में सभी प्रकार की बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इसके अलावा शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सभी प्रकार की बेरोजगारी की किस्म भारत में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 10 है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी खुली बेरोजगारी, सी अदृश्य बेरोजगारी, डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इसका सही उत्तर है सी अदृश्य बेरोजगारी भारत में मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में नजर आती है। और अदृश्य बेरोजगारी को ही हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, यानी छिपी हुई बेरोजगारी। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ये छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी का ही दूसरा नाम है। और प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी वैसे बेरोजगारी को कहा जाता है जिसमें इनपुट जो होता है वो आउटपुट उसका जीरो हो जाता है, यानी कुल सीमांत उत्पादकता जो होती है उसकी शून्य होती है। प्रश्न संख्या 11 है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी मौसमी बेरोजगारी, सी घर्षणात्मक बेरोजगारी, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। कृषि क्षेत्र में हालांकि मुख्य रूप से प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी रहता है, लेकिन इसके अलावे संरचनात्मक बेरोजगारी भी है, मौसमी बेरोजगारी भी है और घर्षणात्मक बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में नजर आता है। प्रश्न संख्या 12 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? ए काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना, बी पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना, सी विशाल श्रम शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना, डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। इसका सही उत्तर है डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। जितने लोगों की किसी क्षेत्र में ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं तो उसी को प्रच्छन्न कहा जाता है, क्योंकि जो अतिरिक्त लोग उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग उसमें इस्तेमाल हुए हैं उनकी उत्पादकता जो होती है शून्य होती है। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ए मौसमी बेरोजगारी, बी अदृश्य बेरोजगारी, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी उपर्युक्त दोनों, यानी मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 14 है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ए ग्रामीण बेरोजगारी, बी शहरी बेरोजगारी, सी शिक्षित बेरोजगारी, डी खुली बेरोजगारी। तो इसका सही उत्तर है सी शिक्षित बेरोजगारी भारत में सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है और शिक्षित बेरोजगारी की समस्या मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 15 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए शिमला में, बी हैदराबाद में, सी पटना में, डी नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है बी हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यानी नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। प्रश्न संख्या 16 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? ए अपस्फीति की समस्या, बी भारी उद्योगों की अभिन्नता, सी कच्चे माल की कमी, डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो इसका सही उत्तर है डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता जो है वो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, क्योंकि संरचनात्मक बेरोजगारी जो है उसके कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होती है। प्रश्न संख्या 17 है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? ए अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो इसका सही उत्तर है सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को वैश्वीकरण, इसी को भूमंडलीकरण और इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, और पूरी दुनिया इसके अंतर्गत एक बाजार बनना है। प्रश्न संख्या 18 है, योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है?
इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है। ए 2000 कैलोरी, बी 2100 कैलोरी, सी 2300 कैलोरी, डी 2500 कैलोरी। तो इसका सही उत्तर है बी 2100 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से जो लोग कम प्राप्त करते हैं वो योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 19 है, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी विश्व बैंक। तो इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग और अब नीति आयोग निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। प्रश्न संख्या 20 है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ए डांडेकर एवं रथ, बी BS मिन्हास, सी DT लकड़ावाला, डी PK वर्धन। तो इसका सही उत्तर है सी DT लकड़ावाला समिति का ही सिफारिश का इन्हीं के सूत्र का प्रयोग जो है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी अनुमान करने के लिए अब नीति आयोग करता है। पहले योजना आयोग करता था DT लकड़ावाला समिति के ही फार्मूला पर। प्रश्न संख्या 21 है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? ए शहरी गरीबी दूर करना, बी अल्पसंख्यकों को उन्नत करना, सी अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, डी गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। इसका सही उत्तर है डी गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। ये अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। गरीबों में भी जो गरीब हैं उन्हीं को अंत्योदय कार्यक्रम के तहत लाया गया था। प्रश्न संख्या 22 है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है? एक ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, बी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से, सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, डी उपर्युक्त सभी से। इसका सही उत्तर है सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुटीर ज्योति योजना प्रारंभ की गई। प्रश्न संख्या 23 है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है? ए जम्मू कश्मीर में, बी पंजाब में, सी हरियाणा में, डी गोवा में। इसका सही उत्तर है डी गोवा में जो है गरीबी रेखा से सबसे नीचे जनसंख्या का प्रतिशत निवास करता है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ए बिहार को, बी मध्य प्रदेश को, सी झारखंड को, डी उड़ीसा को। इसका सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। इथोपिया अफ्रीका महादेश में एक देश है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ए मानव विकास सूचकांक, बी लिंग असमानता सूचकांक, सी मानव गरीबी सूचकांक, डी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसका सही उत्तर है डी बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप का सबसे उपयुक्त तरीका है और इस सूचकांक को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ए IRDP, बी TRY SEM, सी NREP, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी को दूर करने के लिए प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 27 है, कथन ए है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण आर है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि कारण आर से कथन ए का संबंध नहीं है, दोनों सही है। प्रश्न संख्या 28 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? ए IBRD का, बी IMF का, सी UNDP का, डी WTO का। इसका सही उत्तर है ए IBRD जो है प्रत्येक वर्ष जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट को जारी करता है। IBRD का फुल फॉर्म हो गया
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को आम भाषा में हम लोग विश्व बैंक बोलते हैं। IMF का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNDP का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और WTO का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 29 है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? A एडम स्मिथ, B अमर्त्य सेन, C किन्स, D महबूब उल हक। तो इसका सही उत्तर है D महबूब उल हक की देन है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? A स्वास्थ्य एवं पोषण, B प्रति व्यक्ति आय, C जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, D सकल नाम निवेश दर। तो इसका सही उत्तर है D सकल नाम निवेश दर जो है वो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, बल्कि A स्वास्थ्य एवं पोषण, B प्रति व्यक्ति आय, C जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा, ये सभी मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 31 है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? A स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, B स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, C स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर, D शिक्षा रोजगार जीवन स्तर। इसका सही उत्तर है C स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर जो है ये मानव विकास सूचकांक को निर्माण करने का आधार है। स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा का स्तर और जीवन स्तर। प्रश्न संख्या 32 है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है? A केरल, B राजस्थान, C मध्य प्रदेश, D उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है C मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य हुआ जिन्होंने मानव विकास रिपोर्ट जारी किया। प्रश्न संख्या 33 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? A अप्रैल 2000, B अप्रैल 2001, C अप्रैल 2002, D अप्रैल 2003। जिसका सही उत्तर है C अप्रैल 2002 ईस्वी में भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया। प्रश्न संख्या 34 है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? A उच्च मानव विकास श्रेणी, B मध्य मानव विकास श्रेणी, C निम्न मानव विकास श्रेणी, D अति निम्न मानव विकास श्रेणी। इसका सही उत्तर है B मध्य मानव विकास श्रेणी में भारत को रखा गया है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के देश, ये सब जो है चीन, जापान, ये सब उच्च मानव विकास श्रेणी में है और भारत जो है मध्यम मानव विकास श्रेणी में UNDP रिपोर्ट में है। प्रश्न संख्या 35 है, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत की 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य है। ये प्रश्न अब अनुपयुक्त हो गया है, इसको हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्लोज इकोनॉमी। A निर्यात बंद, B आयात निर्यात बंद, C आयात बंद, D नियंत्रित पूंजी। तो इसका सही उत्तर है B आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जो देश के द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है उसी देश की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है? A उद्योग की, B व्यापार की, C कृषि की, D यातायात की। तो इसका सही उत्तर है C कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रच्छन्न यानी अदृश्य बेरोजगारी नजर आती है। प्रश्न संख्या 38 है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? A प्राकृतिक संसाधन पर, B पूंजी निर्माण पर, C बाजार के आकार पर, D सभी पर। तो इसका सही उत्तर है D सभी कारण पर जो है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, मानव संसाधन की कुशलता, ये सब पर किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 39 है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? A बिहार, B छत्तीसगढ़, C उड़ीसा, D झारखंड। तो इसका सही उत्तर है A बिहार में वर्तमान में सबसे ज़्यादा गरीबी का प्रतिशत है। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? A विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, B परिवार की औसत आय के आधार पर, C परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, D देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है C परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर वर्तमान में देश में गरीबी की निर्धनता का मापन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? A न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, B अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, C करारोपण, D भूमि सुधार। इसका सही उत्तर है B अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से
असमानता में कोई कमी नहीं होने वाला है। असमानता निवारण के लिए अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है वो नहीं किया जाता है, बाकी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण, खास करके डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा करके, घटा करके, और भूमि सुधार, इसके द्वारा जो है असमानता घटाने का उपाय किया जाता है। प्रश्न संख्या 42 है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, ए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, बी एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, सी एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, डी एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, क्योंकि भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशतता बहुत अधिक है और भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण श्रम अधिक की अर्थव्यवस्था है। प्रश्न संख्या 43 है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, ए स्वैच्छिक निष्क्रियता, बी आय में असमानता, सी सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, डी लोगों में बुद्धि का अभाव। इसका सही उत्तर है बी आय में असमानता जो है वो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, क्योंकि आय में असमानता के कारण कुछ परिवार के पास जो है कुछ परिवारों की आय और संपत्ति बहुत अधिक है और बड़ी संख्या में लोगों के पास आय में और संपत्ति की कमी है। प्रश्न संख्या 44 है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था, ए विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका सही उत्तर है बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हरित सूचकांक को विकसित किया गया है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है, ए परिवार कल्याण मंत्रालय, बी उपभोक्ता सहकारी समिति, सी केंद्रीय सतर्कता आयोग, डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इसका सही उत्तर है सी केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा जो है भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों को मार्गदर्शिका मिली है और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। प्रश्न संख्या 46 है, निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, ए जीवन प्रत्याशा, बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सी सामाजिक असमानता, डी प्रौढ़ साक्षरता। इसका सही उत्तर है सी सामाजिक असमानता जो है वो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 47 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है, डॉक्टर बिमल जलान, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी PV नरसिम्हा राव, डी P चिदम्बरम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी जनक माना जाता है और भारत में जो आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ वो 1991 ईस्वी में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में हुआ और इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। प्रश्न संख्या 48 है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, ए UNCTAD, बी ASEAN, सी IBRD, डी UNDP। इसका सही उत्तर है डी UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 49 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व कोई संबंध नहीं होगा, ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था, सी मुक्त अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है बी समृद्ध ऑब्लिक बंद अर्थव्यवस्था, जिसका व्याख्या पूर्व के प्रश्न में किया जा चुका है। और अंतिम प्रश्न है 50 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ए कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, बी आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, सी उद्यमों का स्वामित्व, डी रोजगार की शर्तें। तो इसका सही उत्तर है सी उद्यमों का स्वामित्व यानी उद्योगों के मालिकाना हक के आधार पर अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और यानी सरकारी और निजी यानी प्राइवेट क्षेत्र में जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के संस्थाओं के मालिक भारत सरकार होते हैं और निजी क्षेत्र में निजी लोग इसके मालिक होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।